नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संधियां और संबंधित वर्ष को, मतलब कि कौन सी संधि किस वर्ष हुई है, इसको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो मुश्किल से आपको 8 से 10 या फिर 12 पॉइंट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 26 पॉइंट अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी याद करवाऊं कि ये संधियां किनके बीच हुई हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुरंदर के संधि की। जो पुरंदर की संधि है ये 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो पुरंदर शब्द है इसको तो सभी जानते हैं कि पुरंदर किसको कहा गया है, इंद्र भगवान को, है ना। जो पुरंदर शब्द है या फिर किलों को नष्ट करने वाला, ऋग्वेद में इंद्र भगवान को कहा गया है। जो इंद्र भगवान है वो देवताओं के राजा हैं और राजा के पास धन दौलत की कमी नहीं होती। मतलब कि ये कह सकते हैं कि पुरंदर के पास पैसों की कमी नहीं होती है। तो पैसा फॉर 65 यानी 1665 है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, सन 1665 में, और किसके किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अलीनगर के संधि की। जो अलीनगर की संधि है वो सन 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, अलीनगर में आपको शब्द मिल जाएगा ऑल नगर, यानी कोई बोल रहा है कि ऑल नगर मेरा है, मतलब पूरा का पूरा जो शहर है वो मेरा है। और यहाँ पर देखिए 57 में आपको शब्द मिल जाएगा 57, मतलब सत्ता। जाहिर सी बात है, जिसकी सत्ता होगी शहर में वही बोल सकता है कि पूरा का पूरा शहर किसका है, मेरा है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता है। तो सत्ता फॉर 57। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अलीनगर की संधि है वो कब हुई थी, सन 1757 में। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो शहर है यानी जो नगर है वहाँ पर पार्षद चुने जाते हैं। तो पार्षद में आपको 5 और 7 शब्द ढूंढना है, पार्षद 5 7। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद के संधि की। तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि सन 1765 में हुई थी, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो भी सन 1765 में ही हुई थी, लेकिन ये हुई थी शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में आपको एक शब्द मिल जाएगा इल। इल मतलब होता है बीमार, और आपको पता है अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो पैसा फॉर 65। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है ये कब हुई थी, सन 1765 में हुई थी। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मसूलीपट्टनम की संधि की। जो मसूलीपट्टनम की संधि है वो सन 1768 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मसूलीपट्टनम में आपको 2 शब्द मिल जाएगा, माँ के बाद सूली, और पट्टनम में आपको पट्टी शब्द मिल जाएगा। मतलब ऐसा समझिए कि किसी को सूली पे लटकाया जा रहा है तो आंखों में पट्टी बांध रहे हैं। आपको भी पता है जब किसी को सूली में लटकाया जाता है तो उसका जो चेहरा है काले कपड़े से ढक देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर काला कपड़ा नहीं होगा ढकने के लिए तो आंखों में पट्टी बांध देंगे। तो पट्टी कैसे बांधेंगे कि वो ना छूटे, है ना। पट्टी ऐसे बांधेंगे कि वो छूट ना जाए। तो छूटना में आपको शब्द मिल जाएगा 6 और 8। तो 6 और 8 मतलब 68। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम की जो संधि है वो कब हुई थी, सन 1768 में हुई थी। या फिर दूसरा भी तरीका है, यहाँ पर देखिए सूली मतलब फांसी पे लटकाना और पट्टनम मतलब पट्ट। ऐसा समझिए कि किसी को सूली पे लटकाया गया तो पट्ट से नीचे गिरी है। तो जाहिर सी बात है पट्ट से नीचे कब गिरेगा, जब उसकी जो सूली वाली रस्सी है वो छूट जाएगी। तो छूटने में फिर से आपको 6 और 8 ढूंढ लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम की संधि सन 1768 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बनारस के प्रथम संधि की। जो बनारस की प्रथम संधि है वो सन 1773 में अवध नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। साथ ही साथ जो बनारस की दूसरी संधि है वो हुई थी सन 1775 में
अवध नवाब जो शुजाउद्दौला थे उनके जो सामंत थे चेत सिंह उनके बीच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को एक साथ याद रखेंगे। बनारस में आपको शब्द मिल जाएगा बना रस, यानी किसी भी चीज़ के रस बनाने की बात हो रही है। ऐसा समझिए कि कोई फ्रूट है उसके रस की बात हो रही है, मतलब फ्रूट जूस की बात हो रही है। तो अगर कोई रस पिएगा यानी फ्रूट का जूस पिएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ताकत आ जाएगी, मतलब शक्ति आ जाएगी, है ना। लगातार पिएगा तो शक्ति आ जाएगी। शक्ति में आपको शब्द मिल जाएगा 7 और 3, शक्ति 7 3 मतलब 73। और यहाँ पर देखिए अगर शक्ति आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बलवान हो जाएगा और उसके आगे कोई भी नहीं खड़ा होगा, मतलब जो खड़े होंगे उसके पीछे खड़े होंगे, कोई भी आगे नहीं खड़ा होगा। तो पीछे फॉर 75, या फिर सबको पीछे कर देगा तो पीछे फॉर 75। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बनारस की पहली संधि सन 1773 में हुई थी और बनारस की जो दूसरी संधि है वो सन 1775 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि बनारस की पहली संधि सन 1773 में शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, और जो बनारस की दूसरी संधि है वो सन 1775 में जो शुजाउद्दौला यानी अवध नवाब शुजाउद्दौला के जो सामंत थे चेत सिंह उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूरत के संधि की। जो सूरत की संधि है वो सन 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जो सूरत शब्द लिखा हुआ है ना, तो उसको याद करने के लिए कर लेते हैं सूरज, सूरत, सूरज। और आपको पता है जो सूरज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी फेंकते हैं, है ना, या फिर ऐसा बोले कि गर्मी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप करते हैं, तो जिसके कारण से लोग पीछे हट जाते हैं कहीं जाने से। अगर दोपहर में किसी को जाने को बोला जाए तो सूरज के कारण क्या करते हैं लोग पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं अभी नहीं जाऊंगा मैं शाम को जाऊंगा। तो पीछे हटना फॉर 75। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो सूरत की संधि है वो कब हुई थी, सन 1775 में। ठीक है, और किसके किसके बीच हुई थी, तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बड़गांव के संधि की। जो बड़गांव की संधि है ये सन 1779 में मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि बड़गांव में यहाँ पर बड़ शब्द लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो BAD शब्द हो जाएगा, मतलब बैड हो जाएगा। बैड मतलब बुरा। तो आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं उनका नाश हो जाता है, जैसे कि रावण था, तो रावण जो था बुरा था, इस कारण से उसका नाश हो गया। तो जाहिर सी बात है नाश फॉर 79 आपको याद हो जाएगा, मतलब 1779। बैड है मतलब बुरा है, इस कारण से नाश हो गया। तो याद रखिएगा कि जो बड़गांव की संधि है ये कब हुई थी, सन 1779 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सालबाई की संधि की। जो सालबाई की संधि है वो सन 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सालबाई में आपको साल शब्द मिल जाएगा। साल जिसको बोलते हैं वर्ष, है ना, वर्ष को वर्ष भी बोलते हैं। तो बरस फॉर 82 मतलब 82 आपको याद हो जाने वाला है ना, क्योंकि सालबाई में साल मतलब ईयर, वर्ष की बात हो रही है, वर्ष फॉर 82 मतलब 82। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो सालबाई की संधि है वो सन 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंगलौर के संधि की। जो मंगलौर की संधि है वो सन 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो मंगलौर में आपको एक शब्द मिल जाएगा मांगना। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की नीड है, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत ही भूखा है, उसको खाने की नीड है, तो जाहिर सी बात है वो पहले मांगेगा, और मांगने पर अगर उसको नहीं मिलेगा लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तब वो चोरी कर लेगा। तो चोरी फॉर 84। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मांगा और मांगने पर नहीं मिला तो चोरी कर लिया। तो मंगलौर की संधि कब हुई थी, सन 1784 में, और किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और टीपू के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रंगपट्टनम के संधि की। जो रंगपट्टनम की संधि है ये सन 1792 में अंग्रेज और टीपू के बीच में ही हुई थी। तो यहाँ पर देखिए रंगपट्टनम शब्द जो लिखा हुआ है तो उसको याद करने के लिए कर लेते हैं रंग पेंट। आपको पता है बहुत सारी दीवारें ऐसी होती हैं जिसमें विज्ञापन लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो कई सारी ऐसी शासकीय जगह होती हैं जहाँ पर यह बोल दिया जाता है कि यहाँ पर जो विज्ञापन है लिखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब जो वहाँ पर लिख दिया जाता है, रंग पेंट कर दिया जाता है, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मतलब बैन है। तो बैन फॉर 92। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रंग पेंट करना विज्ञापन के तौर पर बैन है, तो बैन फॉर 92 यानी
1792। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रंगपट्टनम की जो संधि है वो सन 1792 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेसिन या फिर बसई की संधि की। जो बेसिन या फिर बसई की संधि है ये सन 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बेसिन में आपको शब्द मिल जाएगा सीन। सीन करना मतलब देखना होता है, और देखते हैं हम दो आँखों से, है ना। तो दो आपको याद हो जाएगा क्योंकि हम लोग दोनों आँखों से देखते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि बेसिन की जो संधि है वो सन 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। जो बेसिन की संधि है इसको बसई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को साथ में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं देवगांव या फिर देवगढ़ के संधि की। जो देवगांव या फिर देवगढ़ की संधि है वो सन 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो जब देव की बात आती है तो हमेशा त्रिदेव याद आते हैं, है ना। जब देवों की बात होती है तो सबसे पहले त्रिदेव याद आते हैं। तो त्रिदेव मतलब तीन देव, तीन आपको याद हो जाएगा, मतलब 1803। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुरजी अर्जुन गांव के संधि की। ये संधि भी सन 1803 में हुई थी और ये हुई थी दौलत राव शिंदे और अंग्रेजों के बीच में। तो इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर अर्जुन शब्द लिखा हुआ है तो आपको पता है महाभारत में जो अर्जुन थे पांडवों में से वो तीसरे नंबर के भाई थे। पहले युधिष्ठिर, दूसरे भीम और तीसरे अर्जुन थे। तो तीसरे नंबर के भाई कौन थे? अर्जुन थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो कब हुई थी? सन 1803 में। या फिर आप कमेंट करके बता दीजिए कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो इससे भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी। ठीक है, और अगर आपको नहीं याद है सिखों के सभी गुरुओं का क्रम तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजापुर घाट संधि की। जो राजापुर घाट संधि है ये हुई थी सन 1804 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए राजापुर में आपको राजा शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है राजा जब कहीं जाते हैं तो उनके चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। तो चारों तरफ सिक्योरिटी होती है तो 4 फॉर 1804। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृतसर के संधि की। तो जो अमृतसर की संधि है ये सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए अमृतसर में आपको शब्द मिल जाएगा आमृत। अमृत, आमृत मतलब आमों के सीजन की बात हो रही है। और जब आमों के सीजन की बात होती है तो आपको पता है जब कोई कच्चे आम खाता है तो क्योंकि कच्चे आम खट्टे होते हैं इस कारण से नमक लगा के खाते हैं। तो नमक में आपको 9 शब्द मिल जाएगा, नमक 9। ठीक है, या फिर आपको पता है जो आम है वो देखने में हल्का 9 की तरह भी दिखता है ना। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आम देखने में हल्का 9 की तरह ही दिखता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अमृतसर की संधि है वो कब हुई थी? सन 1809 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागपुर के संधि की। जो नागपुर की संधि है वो सन 1816 में अप्प साहिब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए नाग की बात हो रही है और यहाँ पर 1816 में आपको शब्द मिल जाएगा सोना, 16 सोना। और अगर आपने पहले की फिल्में देखी हो जिसमें आपने खजाने से संबंधित फिल्में अगर देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सोने की रक्षा या फिर खजाने की रक्षा कौन करते हैं? नाग करते हैं। तो नाग से आपको नागपुर याद हो जाएगा और सोना फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागपुर की संधि कब हुई थी? सन 1816 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुगौली के संधि की। जो सुगौली की संधि है वो सन 1816 में नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इसको याद करना आसान है। सुगौली में जो गौ शब्द है उसको हटा देते हैं तो शब्द क्या बच जाएगा? सूली। सूली को 16 कर लेते हैं तो आसानी से याद हो गया कि 1816 में सुगौली की संधि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। याद हो गया ना आसानी से? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर के संधि की। जो ग्वालियर की संधि है यह सन 1817 में दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 17 में आपको शत्रु शब्द मिल जाएगा और ग्वालियर में आपको गोलियाँ शब्द मिल जाएगा।
तो जाहिर सी बात है गोलियां कौन मारेगा, शत्रु ही मारेगा, मित्र तो मारेगा नहीं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोलियां शत्रु मारेगा, गोलियां फॉर ग्वालियर और शत्रु फॉर 17। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि ग्वालियर की संधि सन 1817 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पूना के संधि की। जो पूना की संधि है वो सन 1818 में बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। एक संधि है मंदसौर की संधि, ये भी सन 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और एक और संधि है उदयपुर की संधि, ये भी 1818 में राणा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो तीनों की तीनों संधियां सन 1818 में हुई थी। तो इनको एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पूना में आपको शब्द मिल जाएगा पानी और मंदसौर में आपको शब्द मिल जाएगा सौर, मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है। और उदयपुर में आपको शब्द मिल जाएगा, उदय को कर लेते हैं याद करने के लिए उड़य, मतलब उड़ने की बात। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 18 शब्द है, 18 में आपको दो शब्द मिल जाएगा आठ और हरा। 18 मतलब हरे की बात हो रही है। और हरे होते हैं पेड़ पौधे। तो आपको पता है पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पानी मिलता है और साथ ही साथ सूर्य भगवान की धूप मिलती है। पेड़ों को हरे होने के लिए दो चीज़ चाहिए, ज़रूरी है, एक तो पानी चाहिए और दूसरा उनके लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप चाहिए। तो पेड़ हरा तब होगा जब उनको पानी मिलेगा और सूर्य भगवान का धूप मिलेगा। तो पानी फॉर पूना और धूप मतलब सूर्य की बात, सूर्य मतलब सौर यानी मंदसौर। और आपको पता है जो पक्षी हैं जैसे कौवे हो गई, चिड़िया हो गई, कोई भी पक्षी हैं तो सबके सब उड़कर कहाँ बैठते हैं, पेड़ पर बैठते हैं। तो उड़य फॉर उदयपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1818 में तीन महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, पूना की संधि, मंदसौर की संधि और उदयपुर की संधि। या फिर आप उदयपुर को उड़य शब्द से याद ऐसे कर सकते हैं कि उड़ना मतलब आज़ादी टाइप का। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो एक तरीके से वो थोड़ा सा आज़ाद महसूस करते हैं, अपने डिसीजन खुद से लेने लगते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और पूना की संधि को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पूना में आपको पानी शब्द मिल जाएगा और धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सा पानी है, खारा पानी, समुद्र का। तो खारा फॉर 18, खारा 18। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले संधि की। तो अगली संधि है यान डाबू की संधि। जो यान डाबू की संधि है वो सन 1826 में म्यांमार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए यान डाबू में आपको यान शब्द मिल जाएगा, यान मतलब एरोप्लेन, और जिनके पास यान होगा, एरोप्लेन होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी छवि बहुत ही अच्छी होगी, है ना, उनको सभी पहचानेंगे, उनकी छवि अच्छी होगी। तो छवि फॉर 26। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाहौर के संधि की। जो लाहौर की संधि है ये सन 1846 में महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 46 में आपको 46 मतलब छाले शब्द मिल जाएगा, छाले 46। और आपको पता है अगर छाले पड़ जाए हाथ या पैर में तो वहाँ से लहू निकलने लगता है। तो लहू फॉर लाहौर। तो याद रखिएगा लाहौर की संधि कब हुई थी, सन 1846 में। अब लास्ट संधि बचती है वो है गंडमक की संधि। ये गंडमक की जो संधि है ये सन 1879 में अफगान अमीर याकूब खान और ब्रिटिश के बीच में यानी अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए गंडमक में आपको गंदा शब्द मिल जाएगा, गंदा मतलब बैड। और आपको पता है जो बैड लोग होते हैं उनका विनाश हो जाता है। जैसे मैंने आपको रावण बताया था 1779 वाले में हम लोगों ने याद किया था बड़गांव की संधि, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे याद करना है कि गंदे व्यक्ति जो बैड लोग होते हैं उनका विनाश हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है। तो ऊ नासी फॉर 79 मतलब 1879। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गंडमक की संधि है वो 1879 में हुई थी। 1779 और 1879 के बीच में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बड़गांव की संधि में आपको बड़ा शब्द मिल जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, जो 1779 में पैदा हुआ वो, या फिर जो 1879 में पैदा हुआ वो। तो आप बोलेंगे 1779 वाला। तो जाहिर सी बात है बड़गांव की संधि पहले हुई थी मतलब 1779 में हुई थी, और गंडमक की संधि बाद में हुई थी मतलब 1879 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा
ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो अपलोड है ना, सबके फ्री क्विज वहां पर मैं सॉल्व करवाता हूं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है ट्रिक पॉइंट, वहां पर आपको सभी वीडियो के फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।